हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम क्लास 9th के मैथ को लेके आए हैं। एक ही क्लास में सभी चैप्टर पे हम लोग बातें करेंगे और आज यह साल का अंतिम दिन है और हम अपने जो कक्षा में जो पढ़ाए हैं उन लोगों को भी साथ में बैठाए हैं और रिव्यू करते चलेंगे। जो पूरी साल आज हम लोग पढ़े हैं उनको ही रिव्यू करेंगे और एक ही क्लास में पूरी 9th क्लास का मैथ को समाप्त करेंगे। ठीक है, क्लास 10th का न्यू बैच प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें एक नए सर भी आने वाले हैं। तो आप लोगों को जानकारी है, अब वीडियो जो हमारे देख रहे हैं जहाँ तक पहुँचेंगे वीडियो उनको भी यह जानकारी है 2 जनवरी से न्यू बैच 10th का प्रारंभ होने जा रहा है। तो आज जो हम लोग 9th में जो 1 साल तक पढ़े हैं उनको ही रिव्यू करेंगे और एक ही क्लास में पूरा 9th क्लास का गणित को हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कक्षा 9th का गणित, जिसमें पहला टॉपिक जो आता है वह आता है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। क्या आता है? संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। तो इनको हम लोग पढ़े हैं तो इनको रिव्यू करेंगे। संख्या पद्धति में सबसे पहले भूमिका आता है। क्या आता है? भूमिका आता है। इसमें भूमिका में हम लोग क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले संख्या के बारे में जानते हैं हम लोग, कितने संख्या के बारे में क्लास 9th में, क्लास 10th में और भी आगे अगर हम मैथ बनाएंगे तो उसमें जो आएगा उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आता है प्राकृतिक संख्या। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किनको कहेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इनको n से सूचित करते हैं ना, यानी इसका इंग्लिश क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। उनके बाद आता है पूर्ण संख्या, जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, W सूचित करते हैं। ऐसी संख्या जो यानी ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके आगे शून्य लगा हो ना, या शून्य से शुरू होने वाली सभी प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। उनके बाद आता है सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? जिस संख्या में 2 से पूरी भाग लग जाए। जिस संख्या में 2 से पूरी भाग लग जाए वह संख्या क्या कहलाता है? सम संख्या कहते हैं उनको। इंग्लिश अगर बोलेंगे तो क्या होता है? इवेन नंबर होता है। क्या होता है? इवेन नंबर। आगे होता है विषम संख्या, जिस संख्या में 2 से भाग न लगे। सम संख्या जिसमें 2 से भाग लगे, विषम संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे। साथ साथ बोलते जाना ताकि आपको याद होते जाएगा। जो पढ़े तो हैं लेकिन उनको रिव्यू करते जा रहे हैं, दोबारा उनको दोहरा रहे हैं ताकि दिमाग में बैठे रहे। यह संख्या का हमें यूज अगले भी क्लास में आ सकता है, मतलब उसमें सवाल नहीं आता लेकिन ये संख्या के जरिए कोई भी सवाल बन सकता है। तो वहाँ पे आपको इस चीज को अगर याद रखिएगा तब आगे हम लोग समझ पाएंगे। ठीक ना, समझने के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो आगे सम विषम समझ गए। विषम संख्या का ऑड नंबर होता है। उनके बाद आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किनको कहेंगे? आप बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं सम संख्या और भाज्य संख्या दोनों में कंफ्यूज रह जाता है। सम संख्या को क्या कह देते हैं? भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या को कह देते हैं सम संख्या। मतलब इनका परिभाषा उसमें और उनका परिभाषा इसमें बोल देते हैं। तो इनको आज समझना है। अगर हम सम बोलेंगे तो इतना तो याद रखेंगे जिसमें 2 से भाग लगे। ठीक है, या जिनके इकाई अंक क्या हो? 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक, 10 नहीं, 10 फिर कहाँ? आप जो संख्या होता है, कोई भी संख्या को लिखने के लिए जो संख्या पद्धति होती है वह उनका अंक जो होता है, अंक वह 10 होता है। कितना होता है? 10 लिखने के लिए कोई भी संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक होता है। जिसमें अब सम का बात किया जाए तो जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 8 यानी 6 हो और 8 हो। ठीक है, 0 और 1 मिलाएंगे 10 होगा, फिर 1 और 2 मिलाएंगे 12 होगा, 1 और 4 मिलाएंगे 14 होगा। ये तो उधर नहीं जाना है। कितना ठो संख्या चाहिए? अगर किसको कहेंगे हम सम संख्या? जिसका इकाई अंक 0 होगा, 2 होगा, 6 होगा, 8 होगा ना।
तो वह क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। लेकिन और या जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, जैसे 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ना, वह सम संख्या हुआ, यानी इवन नंबर हुआ। क्या हुआ, इवन नंबर हुआ। ठीक है। और ये भाज क्या है, जिस संख्या में स्वयं और एक के अलावा, स्वयं मतलब समझते हैं खुद अपना, स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, वह क्या कहलाता है, भाज संख्या कहलाता है। जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, वह क्या कहलाता है, भाज संख्या कहलाता है। यानी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर होता है। इंग्लिश क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है। तो इसका जैसे में क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसका जैसे हम बोल सकते हैं 4, 6, 8, 9। यहीं पे क्या कर जाता है स्टूडेंट, 9 समझता है, 9 में 2 से लगता है, 2 वाला बात आ जाता है। 2 तो कहाँ आता, 2 तो सम में ना होता भाई। तो 9 भी होगा, 12 भी होगा, 15 भी होगा, यानी जिसमें 2 गो से अधिक संख्या से भाग लगे। एक तो स्वयं से लगबे करेगा, जो संख्या है वह संख्या से तो उसमें लगबे करेगा। 5 है तो 5 से लगेगा, 1 से तो लगबे करेगा। सब में 1 से तो दुनिया का कोई भी संख्या जिसमें 1 से नहीं लगे, सब में 1 से लगेगा और स्वयं से भी लगेगा। लेकिन अन्य संख्या जैसे लगे तो वो क्या हो गया, भाज संख्या हो गया। अब है अभाज। अब आ जाता है कौन सी, अभाज। अभी हम लोग किस पे चर्चा कर रहे हैं, संख्या पद्धति पे चर्चा कर रहे हैं। अभाज में क्या होता है, स्वयं से भी तो लगेगा और स्वयं से लगेगा और 1 से लगेगा, इनके सिवा किसी से नहीं लगेगा, तो वह क्या कहलाएगा, अभाज संख्या कहलाएगा। उनका इंग्लिश होता है प्राइम नंबर। क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है। अभाज संख्या इंग्लिश क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। ठीक है ना। तो ये किनको, प्राइम नंबर किसको कहेंगे, जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी से भाग न लगे, वह क्या कहलाएगा, प्राइम नंबर कहलाएगा या अभाज संख्या कहलाएगा। समझ रहे हैं ना। परिमेय संख्या क्या आता है, परिमेय संख्या, जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्या कहेंगे। इनके अपोजिट उल्टा, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिखेंगे वह क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब इसका जैसे में उदाहरण चाहिए तो 1/2, 3/4, यानी बटे में जिसको लिख दे 5/3। ठीक है। जिस संख्या को हम बटे में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी p/q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। और जिस संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वह क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जिसको p/q के रूप में लिखेंगे वह परिमेय संख्या। फ्रेश रहिए, फ्रेश माइंड को फ्रेश रखिए, कोई बोझा नहीं, बोझा नहीं है। मैथ सबसे आसान विषय है, अगर आप समझ गए तो इससे आसान कोई विषय लगबे नहीं करेगा। ठीक है। लेकिन एक एक चीज को समझना है। ठीक है। इंटरेस्ट के साथ इनको समझना है, आपका आसान हो जाएगा मैथ। जिसको p/q के रूप में लिखेंगे क्या कहलाएगा, परिमेय। जिसको p/q के रूप में नहीं लिखेंगे अपरिमेय। फ्रेश रहिए, फ्रेश। ठीक है। अपरिमेय, तो अपरिमेय और एक और परिभाषा हम बना सकते हैं अपने से बने, आपको कहीं किताब में, कोई किताब में नहीं मिलेगा। अभाज संख्या का रूट अपरिमेय संख्या कहलाता है, सीधा एक लाइन में। अभाज संख्या का रूट क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब अभाज संख्या आप देख लीजिए, अभाज संख्या कहाँ शुरू होती है, जिसमें एक और स्वयं के अलावा, मान लीजिए 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 है, 19 है। इनका रूट कर दीजिए। कभी ये निकलेगा, बटे में लिखा जाएगा, बटे में लिखा जाएगा, रूट 23 है, बटे में लिखा जाएगा। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। समझ गए। अभाज संख्या का रूट अपरिमेय संख्या, p/q के रूप में जिसको लिखेंगे परिमेय संख्या, जिसको नहीं लिख सकेंगे अपरिमेय संख्या। अब क्या आया, सब है एक अचर। चर और अचर का बहुत बड़ा मैंने रहता है हमारी मैथ में। चर अचर लगभग जो है मैथ में आता है, आप जिस क्लास का मैथ बनाइए। ठीक है। तो चर कहते हैं किनको, जिनका मान हमेशा बदलते रहता है, वो चर कहलाता है। जिसका मान कभी न बदले, अच्छा सीधी बात है।
ठीक है। आप जैसे में बोलिएगा ए से जेड तक का वर्ड आता है, उनका मान कभी एक्स में, कभी वाई में, कभी जेड में आता है, तो उसका कभी -1, -2, -3 या +0 कभी कुछ होते रहता है। लेकिन अचर का मान कभी नहीं बदलता है। 5 है तो 5 रहबे करेगा। और एक चीज बताए थे, चर गुना अचर चर कहलाएगा, अचर गुना चर भी चर कहलाएगा, चर गुना चर चर कहलाएगा, केवल ओनली फॉर अचर गुना चर अचर कहलाएगा। और चर अचर जुट नहीं सकता है, चर अचर घट नहीं सकता है, क्योंकि विरोध होगा। समझ गए? ये सामाजिक बंधन में पड़े हुए हैं, एक जाति के साथ ही रह सकते हैं, ठीक है। हाँ, शादी कर सकते हैं लेकिन दूसरे जाति के साथ नहीं। तो ये जो है चर और अचर झूठ और घट नहीं सकते हैं, लेकिन गुना हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला। अब आप लोगों को कौन सी संख्या बच गई? ये सब वास्तविक संख्या के अंतर्गत, अभी जो हम लोग बता रहे थे, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही ये संख्या आते हैं, ठीक है। वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संख्या पद्धति के अंतर्गत वास्तविक संख्या आते हैं। तो वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो संख्या के बारे में बता रहे थे वह संख्या आते हैं। वास्तव में जो संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है। उनके बाद इसमें वही सिद्ध करने के लिए आप 10th क्लास में भी पढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करें। √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो इस पे हम लोग बनाए कुछ सवाल। उनके बाद इसमें आता है वही दशमलव प्रसार। जैसे कि आपको कोई संख्या दे देगा, उनका कहेगा दशमलव प्रसार लिखने के लिए, मान लीजिए 5/100 है, इनको कहेगा कि दशमलव प्रसार में लिखिए, तो आप लिख सकते हैं ना। और आप आगे चल के इसी को कहेगा आप शांत और अशांत चेक करने के लिए, तो शांत अशांत का एक ट्रिक है। शांत जिनका हर का, जिस संख्या के हर का, हर किनको कहते हैं? एक भिन्न संख्या बच गया, भिन्न किनको कहते हैं? जिसको अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखेंगे, नोमिनेटर बटे डोमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शन मतलब बराबर होता है नोमिनेटर बटे डोमिनेटर, ठीक है। यानी अंश को नोमिनेटर और हर को डोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। और भिन्न का फ्रैक्शन होता है, इंग्लिश आप लोग जानते हैं। तो इनका शांत अशांत कैसे चेक करेंगे? जिन संख्या का हर का गुणनखंड 2 और 5 आएगा वे शांत कहलाएगा, जिसका 2 और 5 नहीं आएगा वह अशांत कहलाएगा, ठीक है। अब दशमलव में है तो उनको कहेगा भिन्न के रूप में लिखने के लिए आप लोग लिख सकते हैं। अभी ये भिन्न के रूप में है, 5/100 क्या है? भिन्न के रूप में। इसको दशमलव के रूप में लिखने के लिए कहेगा तो तुरंत 2 जीरो हटाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। 5 है, एगो नहीं पूछा, 1 0.05 हो जाएगा, ये हो जाएगा दशमलव। इनको कहेगा भिन्न के रूप में, तो दशमलव हटाइए, नीचा में ऊपर में जाए अंक के बाद दशमलव, नीचा में 1 पे उतना 0, समझ गए। मान लीजिए यहाँ पे 3.008 है, तो आपको कहेगा इसको भिन्न में बदलने के लिए, तो पॉइंट हटाइए, 1 2 3 गिनिए, 3 को 0 लिखिए, हो गया। समझ गए ना? भिन्न में बदलना और दशमलव में बदलना। बहुपद आपको बताए थे, जिसमें बहुपद हो, बहुपद कहलाता है। एक्स भी आता है उसमें, वाई भी, एक्स भी आता है, यानी चर भी आता है, अचर भी आता है, ठीक है। जो साधारण एक क्या रहता है, समीकरण दिया रहता है और एक्स का मान निकालने के लिए दिया जाता है। आप एक्स का मान निकाले तो ये बना। अब एक्स का जितना मान निकलेगा उतना बहुपद होगा। जैसे कि आप बहुपद जो है 3 प्रकार का होता है, अभी हम लोग मैथ में 3 प्रकार का पढ़ते हैं। क्या सब? रेखिक बहुपद, क्या सब होता है? रेखिक बहुपद होता है। उनके बाद द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद होता है, ठीक है। रेखिक बहुपद का हल 1 होगा, यानी x का मान 1 निकले, एगो मान निकलेगा। द्विघाती का यानी 2 गो मान निकलेगा, द्विघाती कहेंगे इनको, x का 2 गो मान। और त्रिघाती में x का मान 3 गो निकलेगा, त्रिघाती कहेंगे, यानी 1 गो मान निकला तो ये समीकरण का शून्यक 1 हुआ, 2 गो निकला समीकरण का शून्यक 2 हुआ, 3 गो निकला समीकरण का शून्यक 3 गो हुआ,
तो इनको कहते हैं रेखिक में अल्फा होता है, एक शून्य का नाम अल्फा कहलाता है। द्विघाती में 2 गो शून्य होता है, एक अल्फा और बीटा होता है। त्रिघाती में 3 गो होता है, अल्फा बीटा गामा होता है। ठीक है, तो ये बहुपद हम लोग बनाए, ठीक ना। बहुपद में आप लोग एल्जेब्रिक को बनाए, वह a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये सब को सिद्ध किए हैं और आप लोग सवाल भी बनाए हैं। यही बहुपद के अंतर्गत यही सब आता है। ठीक है, आप लोग को तो याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी पे 6-7 को सूत्र है, कहीं आगे माइनस लग जाता है a में, कहीं b में, कभी c में, तो चेंज होते रहता है सूत्र। a को याद कीजिए, सब याद हो जाएगा। अब है a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब है a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उनके बाद है a क्यूब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। उनके बाद होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र, तो a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, और एक सूत्र होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। एक होता है ये प्लस वाला हुआ, एक होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इनके बाद आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इनका होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, इतना सूत्र बताया आप लोगों को, इतना सूत्र आप लोग को आता है, इसके लिए ताली बजाइए। इतना चीज जानते हैं गणित में, कितना महान है आप लोग। ठीक है, और जो हमारे वीडियो देखते होंगे वो भी सीख जाएंगे, जो देखेंगे उनके लिए धन्यवाद है। आगे और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अभी तक तो आप बहुपद पे चर्चा किया, संख्या पद निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों को हम बताए थे ना, निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत क्या सब आप लोग बनाए थे। इसमें भी x का मान निकाले थे ना, कौन सा कितना हल है। उनके बाद 2 चर वाले रेखिक समीकरण, 2 चर वाले रेखिक समीकरण में 2 चर आप लोगों को बताया कि चर का जो है संख्या a से z तक की होती है। चर का संख्या a से z तक की होती है, तो उसमें से 2 गो चर जब आ जाएगा, a b 2 चर हुआ, a b c आ जाएगा तो 3 चर हो जाएगा, a b c d आ जाएगा 4 गो चर होगा। चर समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर क्या आता है, x और y। तो इसमें जो हम लोग 2 चर वाले रेखिक समीकरण पढ़ेंगे, इसमें x का मान निकालेंगे और y का मान निकालेंगे। एगो समीकरण होगा कैसे, तो ऐसे होगा ax प्लस by प्लस c, और दूसरा होगा a2x b2y c2। ये हो जाएगा कौन चीज, ये हुआ रेखिक, ये हुआ कौन चीज, 2 चर वाले रेखिक समीकरण। समझ गए। तो इसमें क्या करते हैं, हम दोनों का मान निकालते हैं। अगर 2 रेखिक है तो 2 गो होगा, 1 गो होगा तो 1 रेखिक 2 चर वाले रेखिक समीकरण होगा, उसमें 2 का मान निकालना होता है, एक y का एक x का। ठीक है, एक चर रहेगा तो उसमें x टोका निकालेंगे या y टोका निकालेंगे, जिसमें 2 गो रहता है x और y ना, तो उसमें दोनों का मान निकालते तो वह 2 चर वाले रेखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, समझे। अगला है क्या, तो इसमें आपको ये भी पूछा जाता है, निम्न में से कौन 2 चर वाले रेखिक समीकरण है या 1 चर वाले रेखिक समीकरण है, तो उसमें दे देगा चुनने के लिए।
ठीक है। कहीं पे आपको देगा जैसे कि रेखिक बहुपद, द्विघाती है, त्रिघाती गुण है, ये भी आप लोग चुन के बताए हैं, बनाए हैं। यूक्लिड ज्यामिति का परिचय पढ़े हैं? यूक्लिड ज्यामिति का परिचय, जमीन सब जो नापा जाता है, ठीक है, तो उनके द्वारा वही सवाल ये जो प्रश्न जानेंगे अच्छा से, वो अमीनी वाला पढ़ाई बहुत ज़्यादा जल्दी समझ जाता है। आप लोगों को हम इंची प्रैक्टिस से बताए हैं, ठीक है। अब ध्यान है कि नहीं है तो ध्यान दीजिएगा। रेखाएं एवं कोण, ये तो इधर फिलहाल नहीं पढ़े हैं। रेखाएं एवं कोण, ठीक है। रेखा किनको कहते हैं, ठीक है। समांतर रेखा किनको कहते हैं, तिर्यक रेखा किनको कहते हैं। रेखा की परिभाषा दीजिए, तो रेखा की परिभाषा दीजिए, रेखा का परिभाषा दीजिए। रेखा में ही बिंदु पड़े हैं, रेखा पड़े हैं। अब रेखा कई प्रकार का होता है, बताइए। रेखा किनको कहेंगे? रेखा बिंदु जिसमें न ऊंचाई हो, लंबाई हो, न चौड़ाई हो, वह बिंदु कहलाता है या पॉइंट कहलाता है। अब रेखा है, रेखा में जिसमें न ऊंचाई है और न लंबाई, ऊंचाई है न चौड़ाई है, रेखा कहलाता है। इतना सोचने का क्या बात है। रेखा क्या प्रकार का होता है? रेखा क्या प्रकार का होता है? किताब लेके खाली बैठ जाता है कि रेखा क्या प्रकार का होता है? रेखा क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन बताइए, जल्दी बताइए, समय जा रहा है। क्या क्या बता रहे हैं तो फ्रेश बताइए। कौन आए? आधार रेखा हुआ, समांतर रेखा, तिर्यक रेखा, ये सब रेखा होता है कि आधार उल्लंब उल्लंब रेखा हुआ, वो तो त्रिभुज का भुजा हुआ। समांतर रेखा किनको कहेंगे? जो आमने सामने दोनों बराबर दिशा में चले, समान दूरी पे हो, समान यानी एक दूसरे का समांतर हो, समांतर रेखा कहलाता है। तिर्यक रेखा 2 से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, कोई रेखा प्रतिच्छेद करे, वह रेखा क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। 2 या 2 से अधिक रेखाओं को एक साथ प्रतिच्छेद करे, वह रेखा क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। भुजाओं की दृष्टि से त्रिभुज क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, यानी जिसका तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु होगा। जिसका 2 भुजा बराबर हो वह समद्विबाहु होगा, जिसका कोई भुजा बराबर न हो विषमबाहु होगा। अब कोण के दृष्टिकोण से त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। क्या क्या? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। न्यून कोण किनको कहते हैं? जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री से कम हो या छोटा हो, न्यून कोण कहलाता है। जिस त्रिभुज का एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो उनको क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। हो गया त्रिभुज के बारे में। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब, ठीक है। समकोण त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज किसको कहते हैं? 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजा होते हैं, 4 शीर्ष होते हैं, 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होते हैं। अब यह कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनके बारे में आप लोग पढ़े हैं। आता है हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र के द्वारा हम लोग त्रिभुज का जो है क्या करते हैं? क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करके किनका क्षेत्रफल निकालते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले त्रिभुज में 3 भुजा होता है, 3 भुजा होता है, 3 शीर्ष होता है, 3 कोण होता है। तो सबसे पहले तीनों भुजा को हम लोग क्या करते हैं? ABC मानते हैं। त्रिभुज के तीनों भुजा क्या होता है? ABC उनको मानते हैं। और अगर तीनों को जोड़ देते हैं तो वह क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। त्रिभुज के तीनों भुजा को जोड़ेंगे तो क्या कहलाता है? त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। तो परिमाप बराबर ये 2S, हम लोग S जो है अर्ध परिमाप को मानते हैं। त्रिभुज के अर्ध परिमाप को S कहा जाता है। त्रिभुज के
अर्ध परिमाप को एस से सूचित किया जाता है, इसलिए एस बराबर एक सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 ना। अगर हमको कहेगा परिमाप हमको चाहिए तो 2s 2 से गुना कर देंगे अर्ध परिमाप को ना, तो वह क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। अगर परिमाप निकालना त्रिभुज का तो 2s, ठीक है। अर्ध परिमाप क्या करना है तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये अर्ध परिमाप जैसे निकलेगा वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज का हीरोन के सूत्र द्वारा क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं मिनटों में। कैसे, तो हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हीरोन का सूत्र निकाल लेते हैं। हीरोन के सूत्र के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये तो मजा से बनाए हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में क्या क्या बनाते हैं हम लोग, घन का क्षेत्रफल निकालते हैं, घनाभ का क्षेत्रफल निकालते हैं, आयत का क्षेत्रफल निकालते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, ये सब निकालते हैं ना। वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं और अर्ध गोले का क्षेत्रफल निकालते हैं, गोले का क्षेत्रफल निकालते हैं ना, शंकु का भी निकालते हैं, शंकु का भी निकालते हैं। घन का तो बताइए दिए। अब क्या क्या इसका क्षेत्रफल होता है तो रिव्यू मार देते हैं। घन का आयतन बराबर होता है कौन चीज, घन का आयतन बराबर क्या होता है, आज लिखना कुछ नहीं है, केवल सुनना है और याद रिव्यू, वह जो भूल गए हैं उनको जगा देना है दिमाग में, ठीक है। लिखने का कोई बात नहीं, केवल चैप्टर का नाम लिखा रहेगा, ठीक है। केवल हम मुंह से बोलेंगे, आप इनको सुन के याद रखिएगा, ठीक है। आज से 1 साल पढ़े तो क्या पढ़े, फिर बार बार लिखवे करेंगे, लिख के तो कॉपी जमा है घर में, ठीक है। केवल सुनाएंगे हम, ठीक है। वीडियो भी जो देख रहे हो केवल उनको सुनना है, सुन के याद रखना है। एक बार में नहीं हो तो बार बार सुनना है, याद होगा ही। सुन करके आपको जल्दा याद होगा, लिख करके तो आप कॉपी में रखेंगे, ठीक है, बोझ बन जाएगा ना। उस दिन रविन्द्रनाथ टैगोर का कहानी हम लोग पढ़ रहे थे शिक्षा में हेरफेर ना, जिस प्रकार से सीमेंट बालू गिट्टी रोज देते रहते हैं उसी प्रकार से टीचर लिखाते रहते हैं। एक ही दिन जो है 5 महला मकान कहते बनाने के लिए, बनेगा कभी, नहीं बनेगा। इसलिए जितना दे रहे हैं उतना तुरंत बनाते जाएंगे तब होगा, ठीक है। आप लिखना जोर करना छोड़िए, डायरेक्ट दिमाग में प्रवेश कराइए। ये मस्तिष्क जो है ना, इसमें बहुत अनंत जगह है, ठीक है। उसमें कितनों भरिएगा तो क्या होगा, भरेगा नहीं भरेगा ही, ठीक है। हाँ याद रखिए, जो पानी से नहाएगा वह क्या बदलेगा, लिबास बदलेगा। जो पसीना से लाएगा इतिहास बदलेगा, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, सबसे पहले क्या आता है, घन आता है। तो घन का आयतन बराबर होता है कौन चीज, भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का पार्श्व क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर। और घन का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर भुजा। चारों चीज सीख लिए। घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का आयतन भुजा क्यूब। बोल कहाँ रहा है भाई, बोल कहाँ रहा है, भुजा क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब। घन का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर। घन का पार्श्व क्षेत्रफल 4 गुना भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण बराबर रूट अंडर भुजा। घन का विकर्ण रूट अंडर भुजा। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई, ठीक है। उनके बाद होता है विकर्ण। घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर, रूट अंडर लंबाई स्क्वायर जोड़ चौड़ाई स्क्वायर जोड़ ऊंचाई स्क्वायर, ठीक है। उनके बाद आता है घनाभ घन त्रिभुज का तो बताया ही। बेलन आता है, क्या होता है, आयतन होता है पाई r स्क्वायर
एच। ठीक है, अगर क्षेत्रफल निकालना होता है तो 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उनके बाद बेलन का और कुछ नहीं बचा। तो आप देखिए, अगर बेलन का आपको आयतन याद है तो शंकु 1 मिनट में हो जाएगा। बेलन का क्या होता है? पाई स्क्वायर एच। शंकु हो जाता है पाई स्क्वायर एच बटे 3, पाई स्क्वायर एच बटे 3। शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल। अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना तब पाई आर एल इंटू आर प्लस एच, पाई एल इंटू आर प्लस एच। ठीक है, उनके बाद अगला क्या है? शंकु के बाद गोला पहले है ना। गोला का क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का क्या होता है? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है गोला का? 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? क्षेत्रफल है। आयतन क्या होता है? आयतन वो क्या था? वो पृष्ठीय क्षेत्रफल था। आयतन में क्यूब होता है, यानी क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है। ठीक है, गोला का आयतन क्या होता है? गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का 2/3 पाई आर क्यूब ना। अब आगे क्या है? वृत्त। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिमाप 2 पाई आर, वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। ठीक है, पाई का मान क्या लेते हैं हम लोग? 22/7 लेते हैं। आर क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या किसको कहते हैं? तो व्यास का आधी त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, और कुछ बचा? अब अगला चलेंगे हम लोग। पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। सांख्यिकी के पास, सांख्यिकी में क्या क्या पढ़े? मजा आ जाएगा रिव्यू करने में। सांख्यिकी में क्या क्या हम लोग पढ़े हैं भैया? माध्य, माध्यक, बहुलक, बहुलक के बाद परिसर, बहुलक के बाद परिसर। क्या सब पढ़े हम लोग? माध्य, माध्यक, बहुलक, परिसर। 4 चीज पढ़े ना भैया। तो देखिए, माध्य किनको कहेंगे? माध्य और औसत दोनों एक ही चीज होता है। आप लोग रिव्यू कर रहे तो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनंद आ रहा है ना? जोर से बोलिए यस सर। एक साथ मिलके आनंद आ रहा है? चलिए तो सुनिए, माध्य और औसत एक चीज होता है। क्या होता है? सभी परीक्षणों का योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। माध्य बराबर क्या सूत्र होता है? सभी परीक्षणों के योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। कैसे? इधर तो आप हम लोग मिटा सकते हैं ना, इसको मेट सकते हैं। इधर तो समझ गए हैं। चलिए देखिए, आप लोगों को रिव्यू करवाते हैं। माध्य लिखे सबसे पहले। क्या माध्य? तो एक परीक्षण दिया हुआ, मान लीजिए 2, 5, 1, 2, 10, 15, 20 ये दिया हुआ है। ठीक है, ये आंकड़े हैं। क्या है? आंकड़े हैं। इसमें आपको सब कुछ निकालना है। माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है, ध्यान से इधर देखना है, बहुलक निकालना है। ठीक है, और परिसर निकालना है। ठीक है ना? देखिए, तो माध्य किनको कहते हैं? सभी परीक्षणों के योग बटे सभी परीक्षणों की संख्या। तो सबसे पहले आप माध्य निकालने के लिए आंकड़े को क्या करेंगे? यानी आरोही क्रम में सजा लेंगे, यानी बढ़ते क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले 1 है, फिर 1 है, 2 है, फिर 2 है। ठीक है, 1 2 और दे दीजिए। ठीक है, 2 है, उनके बाद 5 है, उसके बाद 10 है, 15 है और 20 है। सजा लिए।
अब सबको जोड़ दीजिए और उतना सा भागा दे दीजिए। 1 1 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 5 13 13 10 23 23 20 कितना 23 20 कितना 43 43 10 53 53 5 53 5 58 सही है, जोड़ सही है। 53 5 58 58 में कितना से भाग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 से भाग देंगे 58 में। नौ छाके 54, बच गया कितना 4, पॉइंट दे दीजिए। 9 चौके 36, 4 9 चौके 36, ये पॉइंट में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में आता है तो कटाने तो आप लोग जान में करते हैं, कटा के आप लोग 3 अंक तक दे सकते हैं पॉइंट के बाद, ठीक है। उनके बाद आपको माध्यक निकालना है, तो माध्यक बराबर क्या हो जाता है, माध्यक बराबर क्या करते हैं सीरियली है ना, तो आधा के बीच लेना है। क्या गो है 9 गो है, 9 गो में 4 गो इधर रखिए, 1 2 3 4 इधर रखिए, फिर इधर से रखिए 1 2 3 4, क्या बच गया यहाँ पे, एक नहीं बचा, 1 2 3 4 खलिया 2 बचा, ये हो गया कौन चीज माध्यक। बहुलक किनको कहते हैं, जो बहुत बार आया है, बहुत बार कौन आया 2 आया है, 2 हो जाएगा। उनके बाद परिसर किनको कहते हैं, सबसे बड़ी संख्या घटा छोटी संख्या। सबसे बड़ा कौन है 20 है, और सबसे छोटा कौन है 1 है, तो 20 घटा 1 बराबर कितना 19। समझ गए ना, समझ गए, एक बार जोरदार ताली लगाइए। ठीक है, तो आप लोग माध्य समझे, माध्यक समझे, बहुलक समझे और परिसर समझे, सांख्यिकी क्या खत्म। ठीक है, अगला प्रायिकता और औसत। वो औसत तो छूटिए गया, आप माध्य बना लिए तो औसत भी आपका बन गया। औसत बराबर भी वही सूत्र होता है, सभी प्रश्नों का योग बटा सभी प्रश्नों की संख्या। औसत भी आप लोग का क्लियर। अब चलिए, अब क्या बचा है प्रायिकता। तो प्रायिकता में क्या होता है, प्रायिकता क्या है, एक घटना है ना। तो आप प्रायिकता का क्या मान होता है, आप लोग को हम बताए थे, प्रायिकता का मान 0 से लेके 1 के बीच ही होता है, इससे बड़ा नहीं होता है। संभव घटना का मान 1 होता है प्रायिकता में, असंभव घटना का मान 0 होता है। समझ रहे हैं ना, बताए थे। तो अब क्या होता है, जैसे कि आप लोग को बताए थे, संभव घटना बटे कुल घटना। प्रायिकता बराबर क्या सूत्र होता है, संभव घटना बटे कुल घटना। मान लीजिए एक सिक्का को हम उछलाएंगे तो उसमें क्या आता है, चिट या पट आता है, यानी हेड या टेल आता है। तो इनका आपको पूछेगा, एक सिक्का उछाला जाता है तो चिट आने का क्या प्रायिकता है, तो क्या हो जाएगा, यानी या तो चिट आएगा पट आएगा। और चिट क्या गो है उसमें, एक गो है, तो एक संभव घटना कितना, एक कुल घटना कितना घट सकता है, चिट या पट आ सकता है 2। ये आंसर हो गया, समझ गए ना। अब एक सिक्का को क्या कहते हैं, एक पासा को हम फेंकते हैं और कहता है कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगा। एक पासा को फेंकेंगे, पासा में कितना होता है 6 अंक होता है, 1 2 3 4 5 6 इतना अंक आता है। तो कह रहा है कि एक पासा को फेंकने के बाद सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो सम संख्या इसमें देखिए, सम संख्या भी तुरंत समझाया, तुरंत सम संख्या समझाया ना, जिस संख्या में 2 से भाग लगेगा, या जिस संख्या के इकाई अंक क्या होगा, हाँ जो जिसका इकाई अंक 2 4 6 रहे ना। तो देखिए 2 4 6, तो ये संभव घटना कितना आ गया, संभव घटना बराबर 3, अकुल घटना कितना 6, तो 3 बटे 6, तो 3 दूना 6, 1 बटे 2, इसका भी क्या आ गया प्रायिकता आ गया। समझ गए ना, प्रायिकता भी खत्म। अब है ताश के गड्डी पे आता है, या तो सिक्का पर आएगा प्रायिकता, या तो पासा पे आएगा प्रायिकता, या तो ताश के गड्डी पे आएगा प्रायिकता। तो ताश के गड्डी पे आएगा, तो ताश के गड्डी में 52 पत्तियां होती है, ठीक है। इसमें कहेगा इक्का आने की क्या प्रायिकता है, तो इक्का की संख्या 13 होता है, डायरेक्ट जानना है। तो संभव घटना 13 हो गया, कुल घटना 52 है, 13 चौके 52, 1 बटे 4 आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार लाल पान, पीला पान, फिर जो पान आता है, जो ताश इधर तो सब लगभग जानबे करता होगा, ताश का मास्टरे है, तो उसको प्रायिकता समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। प्रायिकता समझ गए, प्रायिकता समझ में आया, इसके लिए ताली लगाइए, ठीक है।
अब है वृत्त, अब है क्या रचना है। तो रचना में क्या आप लोगों को हम बताए थे 30 का कोण बनाने के लिए। चलिए 15 डिग्री का कोण, 30 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण बताए थे बनाने के लिए ना। जो बाद में आए हैं तो उनका तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। जो शुरू आए हैं तो गुड्डू तक बनाया है, कारे गुड्डू बनाया ना, तब गुड्डू तक बनाया है। 30 का कोण, 45 का कोण, 90 का कोण, 120 का कोण बनाया था ना। बंद हो गया, कब बंद हुआ रे? अक्सर लाए होंगे जिस दिन उस दिन हम लोग सीखे थे उनको कि जैसे कि आपको सबसे पहला मान लीजिए कि ए बिंदु है, ए बिंदु से आपको बी बिंदु तक 4 सेंटीमीटर खींचना है, ठीक है, ठीक है। फिर ए पर आपको एक कोण बनाना है 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, या यहाँ पे 15 डिग्री का बी पे बनाना है। तो ये चीज रचना होती है। आपको दे देगा रचना करने के लिए कि 4 सेंटीमीटर एक रेखा खींचे, बीसी रेखा खींचे, बीसी पे जो है बी पे 60 डिग्री का कोण बना है, बी पे जो है 15 डिग्री का कोण बना है, और ये सी बिंदु पे आके मिला दें, तो ये रचना होती है। तो आप लोगों को हम सबसे पहले बताए थे 15 डिग्री का कोण बनाने के लिए, 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए, 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए, 60 डिग्री का कोण बनाने के लिए, 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए, 120 डिग्री का कोण बनाने के लिए। अब इसी में आ जाएगा आपको कि बीसी रेखा खींचे, 5 ए बी रेखा खींचे 15 सेंटीमीटर, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, बीसी रेखा खींचे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सब रचना कहलाता है। ये सब अगर आप करते हैं इसके में त्रिभुज में, तो आपको क्या होगा, यह क्या कहलाएगा, रचना कहलाएगा। आप रचना करते हैं किसी भी त्रिभुज का, तो रचना के लिए आपको दिया रहता है कितना सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ खींचिए, यहाँ से यहाँ खींचिए, और यहाँ पे जाके मिला दीजिए। ऐसा काम अगर आप करते हैं तो वह रचना के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब वृत्त है, वृत्त का आपको दे देगा कि एक जो है 2 सेंटीमीटर वृत्त खींचे, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर वृत्त खींचिए, तो आपको जो है एक बिंदु लेना है, और बिंदु के बाहर वह चाप लेकर के आपको 5 सेंटीमीटर लेके घुमा देना है, वृत्त बन गया, ठीक है। अब वृत्त के अंदर कहेगा एक त्रिभुज का निर्माण करना है, जिसका जो है एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक भुजा है 2 सेंटीमीटर, तो आपको वो नाप के बनाना है। त्रिभुज के अंदर वृत्त, वृत्त के अंदर त्रिभुज, त्रिभुज के बाहर वृत्त, वृत्त के अंदर त्रिभुज, ये सब जो है वृत्त के अंतर्गत आता है। उनके बाद उनका क्षेत्रफल भी, हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल तो जानते हैं कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है, ये सब तो जानते हैं। आर किन को कहते हैं, तो त्रिज्या को कहते हैं। त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास का आधी त्रिज्या कहलाता है ना। उनके बाद आप समांतर चतुर्भुज के बारे में क्या नहीं जानते, समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज जिसका आमने सामने भुजा बराबर हो, आमने सामने का कोण बराबर हो, इनका समूह कोण बराबर होता है, इनमें 2 विकर्ण होता है, दोनों विकर्ण बिंदु O पे क्या होता है, समद्विभाजक होता है। वहाँ जिस बिंदु पे समद्विभाजक होता है वहाँ का कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये सब है ना, ये सब समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समूह भुजाओं का योग 1/2 गुना 1/2 गुना